आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर का चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग क्वांटम संख्या को बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। उम्मीद है कि आप लोग जरूर वीडियो देखे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है ना। किसी एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान होना असंभव है। कहने का मतलब किसी भी कोई भी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 1s हाइड्रोजन का 1s 1 मान लेते हैं। s में एक कक्षक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो इलेक्ट्रॉन हैं। इसके चारों क्वांटम संख्या के लिए हम निकालेंगे। जब हम चारों क्वांटम संख्या के लिए मान निकालेंगे तो एग्जांपल के लिए हीलियम वाला लेंगे, समझ में आएगा। हीलियम हम को तो 1s2 हो जाएगा, है ना। इसके लिए n का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और l का मान क्या हो जाएगा? s है, उसके लिए मान कितना होता है? 0। और m का मान जब निकालेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए यदि बात करते हैं, ये घड़ी की दिशा में है, इसके लिए s का मान हो जाएगा +1/2 होगा। कहने का मतलब चारों क्वांटम संख्या का मान इस तरह से हम लिख सकते हैं। यदि हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो इसके लिए n बराबर कितना हो जाएगा? मतलब पहली कक्षा है तो n बराबर 1 ही हो जाएगा। और l का मान कितना हो जाएगा? l मतलब s है, s के लिए मान कितना हो जाएगा? 0। और m मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो m का मान क्या हो जाएगा? इसके लिए मान हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। और s के लिए घड़ी के विपरीत दिशा में है, इसके लिए मान कितना हो जाएगा? 1/2 -1/2। ठीक, फिर से एक बार समझेंगे। n मतलब होता है आपका मुख्य क्वांटम संख्या जो कक्षा को बताता है कौन सी कक्षा में है। l मतलब होता है वैलेंसी क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जानकारी देता है। कहने का मतलब s में है तो उसके लिए l का मान 0, p में है तो 1, d में है तो 2 और f में है तो 3। इस तरह से हमने सिखाया था। और m मतलब होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या हम निकाल सकते हैं किसकी सहायता से? l की सहायता से। तो m बराबर क्या होता है? -l से 0 से +l। तो s के लिए हमेशा m का मान 0 ही आएगा क्योंकि एक ही कक्षक है इसमें। ठीक, और s के लिए बहुत ही सिंपल है। यदि घड़ी की दिशा में है तो +1/2 और घड़ी के विपरीत दिशा में है तो -1/2। अगला हम लोग समझेंगे कुंड का बहुलता का नियम, है ना। कुंड की बहुलता का नियम, तो इसमें क्या होता है? किसी भी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद ही उसका जोड़ा बनाएंगे। तो देखेंगे इसमें किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी संभव है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई कक्षक रिक्त न हो। कहने का मतलब आगे इलेक्ट्रॉन भरना संभव नहीं है, उसमें क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे, है ना। तो एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे नाइट्रोजन एग्जांपल लेते हैं। परमाणु क्रमांक कितना है? 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p 2 2 4 और 3 हो गया, है ना। इसमें यदि देखेंगे तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 कक्षक होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब जगह है तो भर दी। यदि हम अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना है? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा। यदि हम p में करेंगे तो क्या हो जाएगा? कितने कक्षक होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से ही जोड़ा नहीं लगाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर लेंगे फिर जोड़ा लगाएंगे। ठीक, फिर एक बार देखेंगे। कुंड का बहुलता का नियम कहता है किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी संभव है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रिक्त न हो। कहने का मतलब यहाँ जगह नहीं बचेगा तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो रिपीट हो जाएगा डबल। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं किसी भी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद उसका जोड़ा बनाना संभव है। अगला हम लोग देखेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। इसमें हाइजेनबर्ग ने बताया था कोई भी सूक्ष्म कण जो होता है उसकी स्थिति और संवेग के बारे में एक साथ, है ना, पता लगाना क्या है? असंभव है, संभव नहीं है। तो देखेंगे सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन का एक ही समय उनकी स्थिति तथा संवेग का निर्धारण कर पाना असंभव
असंभव है। कहने का मतलब कोई भी सूक्ष्म कण होता है उसकी स्थिति और समय के बारे में एक साथ पता नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में एक फार्मूला होता है डेल एक्स और डेल टी बड़ा है और बराबर है h/4 पाई के, है ना। तो ध्यान रखेंगे जो x होता है वो आपका स्थिति में अनिश्चितता है और t जो है वो संवेग में अनिश्चितता है ना। तो ऊपर लिखेंगे जहां डेल x बराबर स्थिति में अनिश्चितता और डेल t बराबर क्या है, संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता। ठीक, आगे हम लोग इसी को जब सॉल्व करेंगे तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान बटे वेग, है ना। p बराबर क्या होता है m into v। तो इसके जगह पर मान रख लेंगे तो डेल्टा t बराबर क्या हो जाएगा m into डेल्टा v। यदि इसके लिए हम लिखेंगे मान तो क्या हो जाएगा डेल x, तो डेल x यहां से इसको ध्यान रखेंगे, है ना। ये एक बिंदु निकला है और यहां से इसके लिए यदि मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा डेल x into m डेल v बड़ा है बराबर है h/4 पाई। जो h है प्लैंक स्थिरांक है, प्लैंक स्थिरांक का मान कितना होता है 6.63 × 10⁻34 जूल। h का मान कितना होता है 6.63 × 10⁻34 किलो जूल। ठीक, इस तरह से h का मान लिख लेंगे। फिर आगे इसका मान रख के हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब x हमको निकालना रहेगा इस तरफ स्थानांतरित कर देंगे और डेल v निकालना रहेगा तो हम इधर स्थानांतरित कर देंगे। ठीक, कहने का मतलब ये डेल x हमको निकालना है, x बराबर क्या हो जाएगा h/4 पाई, h/m डेल v 4 पाई। ये पहला फार्मूला बन गया यहां से। ऐसे इसको हमको डेल v निकालना है तो क्या हो जाएगा h/m डेल x 4 पाई, है ना। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। बहुत सारे फार्मूला इससे बन जाएंगे। आगे हम लोग h का मान निकाल सकते हैं तो p बराबर क्या होता है, h बराबर होता है डेल्टा t बटे डेल्टा t। h बराबर होता है डेल्टा t बटे डेल्टा t। यहां से भी निकाल सकते हैं, तो डेल p निकालना है इसको इधर स्थानांतरित कर देंगे तो निकलेगा क्या ये वाला फार्मूला बन गया। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा डेल p इक्वल f into डेल t। ठीक, तो डेल्टा p का मान यहां से भी हम लोग रख सकते हैं। डेल्टा का मान हम लोग यहां से भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा इसके जगह पर रख लेंगे, ये मेन फार्मूला हो गया ना, सॉरी ये वाला मेन फार्मूला है, इसके जगह पर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से f into डेल t और यहां से डेल्टा x बड़ा है बराबर है h/4 पाई के। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा e के बराबर हो जाएगा, डेल्टा e के बराबर, है ना। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा डेल्टा e के बराबर, डेल्टा e into डेल्टा t बड़ा है बराबर है h/4 पाई के। तो यहां से भी एक फार्मूला इनको में आता है। तो ध्यान रखेंगे, फिर एक बार देखेंगे शुरू से। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत बोलता क्या है, किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन का एक ही समय उनकी स्थिति संवेग का निर्धारण कर पाना असंभव है। तो इसके लिए डेल्टा x into डेल्टा t, है ना, बड़ा है बराबर
h/4 के। यदि इसका मान हम लोग निकालेंगे तो डेल्टा x क्या होता है स्थिति में अनिश्चितता और डेल्टा p क्या होता है संवेग में अनिश्चितता। ठीक, और यहाँ से हम संवेग के माध्यम से निकाल सकते हैं संवेग p बराबर क्या होता है f * v, द्रव्यमान बटे वेग। और यहाँ से यदि हम डेल p का मान निकालेंगे तो m * डेल्टा v आ गया। तो इस डेल्टा p का मान किसके जगह पर रख देंगे, इसके जगह पर रख देंगे। एक नया फार्मूला क्रिएट हो जाएगा डेल्टा x बराबर m डेल्टा v बड़ा है बराबर h/4 के। यदि हमको x निकालना रहेगा तो इस तरह से भाषांतर कर देंगे, यदि डेल्टा v हमको निकालना रहेगा तो इस तरह से भाषांतर कर देंगे। एक नया फार्मूला क्रिएट होगा f बराबर डेल्टा p * डेल्टा t होता है। तो डेल्टा t का मान भाषांतर इधर करेंगे क्या हो जाएगा f * डेल्टा t। ठीक, इसके लिए मान रखेंगे इसका f * डेल x का मान हो जाएगा डेल्टा p के बराबर और यहां से डेल्टा t बचा h/4। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन हमें दिए हैं, देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यदि किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता 0 है तब इसकी गति की अनिश्चितता होती है ना। कहने का मतलब उसकी स्थिति की अनिश्चितता क्या है 0 है, मतलब डेल्टा x का मान क्या है 0 है। तो उसकी गति की अनिश्चितता क्या होगी, कहने का मतलब डेल्टा v का मान पूछा है। डेल्टा v का मान क्या होगा ये हमको निकालना है। तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था डेल्टा v यदि हमको निकालना है तो क्या होगा h अपॉन इधर से m आपका हो जाएगा m और डेल्टा x हो जाएगा इनटू 4 पाई आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यदि डेल्टा x का मान आ गया 0 तो सभी का गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यदि किसी चीज में यदि हम 0 का भाग करते हैं तो क्या होता है इनफाइनाइट आता है। तो कहने का मतलब डेल्टा v का मान किसके बराबर होगा इनफाइनाइट के बराबर आएगा। ध्यान रखना है इसको, है ना। एक नंबर में कभी-कभी एग्जाम में आता है यदि किसी स्थिति में निश्चितता 0 आ जाएगी तो 0 में किसी चीज का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना, मतलब भाग नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है किसी इलेक्ट्रॉन में संवेग में अनिश्चितता 1×10⁻⁵ किलोग्राम/मीटर/सेकंड है तब स्थिति में अनिश्चितता होगी। s का मान लिखा हुआ है h बराबर 6.62 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड या फिर 2 सेकंड। इसके जगह पर 2 और 3 भी लिख सकते हैं ना। क्वेश्चन लगभग में सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब इसमें संवेग में अनिश्चितता दिया है, डेल्टा t का मान दिया है, कितना दिया है 1×10⁻⁵ हमको निकालना क्या है स्थिति में। कहने का मतलब डेल्टा x का मान हमको निकालना है। तो इसके लिए हमने फार्मूला लिखवाया है डेल्टा x बराबर क्या होता है h अपॉन डेल्टा t इनटू 4 पाई, है ना। तो इसके लिए डेल्टा p का मान हमको मान दिया हुआ है तो मान रख लेंगे। तो पाई का मान हमको कितना होता है तो रखेंगे मान h का मान कितना है h बराबर है 6.62 × 10⁻⁻34 और यहाँ से डेल्टा p का मान कितना है 1×10⁻⁵ यहाँ से गुणे 4 और पाई का मान कितना होता है पाई का मान 22/7 होता है 22/7। इसका भाग करेंगे तो क्या होगा 3.14 लगभग आएगा, है ना। 3.14 के बराबर आएगा तो 3.14। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ऊपर से क्या है 6.62 × 10⁻⁻34 बटे में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻5 और इसको गुणा करेंगे 4×4 = 6 हासिल 1 4 × 4 = 5 और 4 × 12, है ना। कितने अंक बाद दशमलव है 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमने लगा दिया। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको भाषांतर करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻⁻34 × 10⁻5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा लगभग पहले इसको काट लेते हैं 6 × 6 6 × 12 लगभग 2 के करीब आया। यहाँ 0 दशमलव, है ना।
तो अभी भी भाग के जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। या फिर बोल सकते हैं 1/2 लिखेंगे तो 0.5 के बराबर आ जाएगा। कितना आएगा? 0.5 के करीब आएगा, गुणे 10 की घात -34 गुणे 10 की घात 5। जब इसको इधर दशमलव खिसकाएंगे, मतलब दशमलव को खिसकाना रहेगा, क्या होगा? नीचे 0 लगाना पड़ेगा, है ना? नीचे क्या लगाना पड़ेगा? 0। एक माइनस वाला और बढ़ जाएगा, कहने का मतलब 35 हो जाएगा। 35 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 34 आएगा। 5 गुणे 10 घात 35 में 5 घटाएंगे कितना आएगा? 30। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कितना है? 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान वाले कण की स्थिति में अनिश्चितता 10⁻⁻5 मीटर है, तो वेग में अनिश्चितता है। वेग कहने का मतलब हमको क्या निकालना है? डेल्टा v। तो दिया क्या गया है? सबसे पहले देखेंगे द्रव्यमान m का मान दिया है। m का मान कितना दिया है? 0.25। कितना दिया है? 0.25। ठीक, माइनस नहीं मानेंगे यहाँ। और क्या दिया है? स्थिति में अनिश्चितता कहने का मतलब डेल्टा s का मान दिया है। कितना दिया है? x का मान 10⁻⁻5। हमको निकालना क्या है? डेल्टा v का मान हमको निकालना है। इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या बताया था? डेल्टा v बराबर h/m, इधर चला जाए, m डेल्टा x इंटू 4 पाई। सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है। जब हम कैलकुलेट करेंगे h का मान कितना है? 6.623 लिख सकते हैं, या फिर 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगभग में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 10 घात -34, ठीक, बटे में क्या हो जाएगा आपका? m का मान कितना दिया है? 0.525, 0.25, और डेल्टा x का मान कितना दिया है? 10 की घात -5, और डेल्टा 4 इंटू पाई का मान कितना होता है? हम लोग सॉल्व अभी किए थे। ये पाई का मान कितना था? 3.14। 3.14 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? ऊपर से 6.6 गुणे 10 की घात -34 बटे में सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, पहले से गुणा करके लिख देंगे। यहाँ से क्या है? 0.25 गुणे 10 की घात -5 गुणे 4 × 4 = 16 की 6 हासिल 1, 4 एकम 4 एक 5, और 4 3 12, है ना? तो 12.56 आ जाएगा। इसको हम लगभग में काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 आ गया। ठीक, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 25 दूना 50, है ना? लगभग गुणा करके लिख लेंगे यहाँ। ठीक, ऊपर से कितना आया? 1 आया, 1 गुणे 10 की घात -34, और इसको भी हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो गुणे क्या हो जाएगा? 10 की घात 5 बटे में नीचे देखेंगे, यहाँ से 0.25 और गुणा कर देंगे। यहाँ से क्या बचा? 2 बचा। ठीक, तो गुणा करके देख लेंगे। यहाँ से 1 बटे में 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, है ना? 2 अंक बाद दशमलव है, 0.25 आया। ठीक, दशमलव हम लोग खिसकाएंगे कितना आ जाएगा? इधर 5, है ना? ऊपर क्या आ जाएगा? 0। कहने का मतलब 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 गुणे, ठीक, घटा देंगे तो 34 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 29, 10 की घात -29। ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक, बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता क्या है? तो स्पेक्ट्रम लोग समझेंगे। तो स्पेक्ट्रम में लाइट होता है और मैटर यानी पदार्थ होता है, जिसमें अणु हो सकता है, परमाणु या फिर आयन हो सकता है। जैसे ही लाइट जाएगी तो उसमें अलग अलग प्रकार की कलर निकलते हैं। बाकी आप लोग जानते होंगे बैजानी हैप्पीनामा। तो इसमें सबसे देखेंगे तो बैगनी रंग की जो इसका होता है मान, तो 400 नैनोमीटर से कितना होता है? 7000 नैनोमीटर तक होता है लाल। तो स्पेक्ट्रम होता क्या है? तो ध्यान रखेंगे, जो स्पेक्ट्रम होता है सतत और असतत
स्पेक्ट्रम हो सकता है, जिसको हम अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। लाइट और बार स्पेक्ट्रम होता है, क्या क्या होता है, सतत और असतत स्पेक्ट्रम, दूसरा अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, तीसरा लाइट और बार स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो पदार्थ द्वारा कुछ तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने से निर्मित उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। कहने का मतलब जब अवशोषित करेगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, है ना। अगला ध्यान रखेंगे, बैकग्राउंड जो होता है ब्राइट डार्क लाइन होता है, और असतत स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो क्या है, एक प्रकार का असतत स्पेक्ट्रम है। इसके लिए ई हम निकालेंगे तरंग दैर्ध्य, ई बराबर क्या होगा, न्यू या फिर 1/λ। न्यू का मान क्या होता है, c/λ के बराबर होता है ना, मान रखना के लिए। फिर अगला हमने मैंने लिखा है, यह इलेक्ट्रॉन स्तर में परिवर्तित होने से डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइट हो जाता है ना। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दो फैक्ट ध्यान रखिएगा, कभी-कभी एग्जाम में होता है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम है, देख लेंगे दो फैक्ट। पहला फैक्ट, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम है, ठीक। दूसरा फैक्ट है जो ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है ना। दूसरा फैक्ट क्या है, यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है ना, ध्यान रखिएगा। इसके लिए यदि हम बात करेंगे तो 5 प्रकार की लाइनें प्राप्त होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी लाइनें बनती हैं, पहला लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, है ना। ऊपर की जो ऊर्जा स्तर होती है कम होती है और नीचे क्या होती है, बढ़ती जाती है ना। ऊर्जा ऊपर बढ़ेगी नीचे कम होगी, तो उसके बीच का गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। नीचे गैप ज्यादा रखेंगे, ऊपर गैप कम रखेंगे, ठीक। तो 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, है ना। इसको भी मिटा देते हैं, ये 8 है ना। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 और n बराबर 7, n बराबर 8 है। इस तरह से हम लोग अलग अलग लाइनें खींचेंगे, ठीक। इस तरह से आपका ये हो जाएगा आपका लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। और आगे यहाँ से, है ना, इनफाइनाइट से 2 तक आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर ये 3 है, ये हो जाएगा बामर श्रेणी, बामर श्रेणी। फिर अगला हो जाएगा पास्टन श्रेणी, पास्टन श्रेणी, पास्टन श्रेणी। फिर अगला आ जाएगा ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और अगला आ जाएगा फुंड श्रेणी, है ना। फुंड श्रेणी। एक लास्ट आता है आपका हम्पी श्रेणी, तो उसको यहाँ नहीं करना है, इसमें आप ध्यान रखे रहेंगे, है ना। तो इसमें आपका लाइमन श्रेणी जो होता है, तो लाइमन श्रेणी में आपको ध्यान रखेंगे, इसमें जो लाइट होती है अल्ट्रावायलेट होती है, और लाइमन श्रेणी में अल्ट्रावायलेट, बामर श्रेणी में विजिबल होती है, और इन तीनों में बाकी में क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड होती है। अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड,
है ना। एक एग्जाम में पूछता है, पूछ देगा कि प्राइमरी श्रेणी में कौन सी विकिरणें होती हैं, तो अल्ट्रावायलेट विकिरणें होती हैं। बामर श्रेणी में कौन सी विकिरणें होती हैं, विजिबल, है ना, दृश्य विकिरणें होती हैं। और पाषाण, ब्रैकेट और कुंड श्रेणी में आपका इंफ्रारेड विकिरणें होती हैं। तो एक हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे, है ना। आगे हम लोग देखेंगे सीरीज, है ना, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाषाण श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, कुंड श्रेणी, और एक हम भी हमने जोड़ दिया है, इसको कर भी सकते हैं और नहीं करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो लाइमन श्रेणी होती है N1, बामर श्रेणी N2, पाषाण श्रेणी N3, ब्रैकेट श्रेणी N4, कुंड श्रेणी N5, है ना। इसके लिए यदि हम कक्षा की बात करें तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक चला जाएगा। ये 3 से स्टार्ट होगा, अनंत तक जाएगा। ये 4 से स्टार्ट होगा और ये 5, ये 6 और ये 7, है ना, बढ़ता जाएगा। अब इसको भी ध्यान रखना है आपको, है ना। जो लाइमन श्रेणी होता है उसमें अल्ट्रावायलेट विकिरण होती है और बामर श्रेणी में विजिबल, है ना, इसको हम दृश्य क्षेत्र बोल सकते हैं, दृश्य क्षेत्र। और ये पाषाण श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और कुंड श्रेणी, ये इंफ्रारेड, हम शॉर्ट में आईआर भी बोल सकते हैं, है ना। ये भी इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, और ये हल्की श्रेणी जो होती है और इंफ्रारेड है, दूर की। आप यहाँ से न्यू बार भी निकाल सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना काफी है। इसमें से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। मेन यहाँ से क्वेश्चन उठाता है और उसके लिए एन के मान के लिए भी पूछता है, न्यू का मान तो निकालेंगे, है ना, तरंग संख्या। धन्यवाद।